श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है प्रभावी वक्ता कैसे बने। भाषण कला, वक्तृत्व कला, पब्लिक स्पीकिंग, ओरेटरी, पार्ट 11। प्रभावी वक्ता कैसे बने, इस विषय पर अभी तक 10 प्रोग्राम्स हो चुके हैं, 10 भाषण हो चुके हैं। 10वां भाषण गए हफ्ते में हुआ था। उसमें हमने देखा था कि भाषण की शुरुआत कैसी की जाए, उसका मध्य कैसे इफेक्टिव हो और समापन कैसे प्रभावी ढंग से किया जाए। ये बातें हमने बहुत विस्तार से देखी थी। बाकी के 9 पार्ट्स में क्या है उसको मैं दोहराता नहीं हूं अभी यहाँ पर। जिन लोगों ने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं वे कृपया इन पार्ट्स को देख ले। सभी बारीकियां इस विषय के बारे में मैंने बहुत विस्तार से हर कार्यक्रम में, हर प्रोग्राम में, हर भाषण में कही हैं। अब और कुछ बारीकियां हम देखेंगे। हमने देखा था कि आवाज का कितना महत्व होता है, उसमें थोड़ा डेप्थ में अभी जाएंगे। वक्ता के लिए आवाज का कितना महत्व है। अब आवाज में 2 चीजें हैं। एक तो नेचुरली आपकी आवाज कैसी है। नेचर ने जो आवाज आपको दी है वो आवाज अगर रोबदार है, भरी हुई है, तो आपका भाषण इंप्रेसिव लगना स्वाभाविक है। इस आवाज का डेफिनेटली फायदा होता है। लेकिन अगर हर एक की तो कोई रोबदार आवाज हो नहीं सकती है, भरी हुई आवाज नहीं हो सकती है, इंप्रेसिव आवाज नहीं हो सकती है, लेकिन आवाज का फायदा तो डेफिनेटली मिल सकता है। अभी हम सभी को मालूम है कि हर एक्टर के लिए भी आवाज बहुत महत्व रखती है। और जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, उनके आवाज के साथ में हम केवल उनके आवाज के आधार पर उनको पहचान पाए इस ढंग से जुड़ जाते हैं। क्योंकि बार बार अलग अलग सिनेमा में, अलग अलग पिक्चर्स में उनकी आवाज हमने सुनी रहती है। ऐसे एक्टर्स में से एक एक्टर है अमिताभ बच्चन। हम सभी को मालूम है कि अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी आवाज खराब है कर कर नकार दिया था और उनको वहां पर काम नहीं मिला था। ऐसे किस्से काफी लोगों के हैं। और वही आज अमिताभ बच्चन की आवाज पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। हम उसके साथ में तुरंत जुड़ जाते हैं। उसकी आवाज रोबदार है, एकदम भरी हुई है, ऐसा हमको लगता है। यानी अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करियर में जो भी सबसे बड़ी विशेषताएं काम में आई, उसमें उसकी आवाज भी बड़े पैमाने पर काम में आई है। तो एक पॉजिटिव पार्ट तो होता ही है आवाज का। मैं एक उदाहरण से शुरुआत करने वाला हूं। ललिता पंवर जी का नाम आपने सुना है। ललिता पंवर जी, जिन्होंने करीबन 700 फिल्मों में काम किया। श्री 420 से लेकर कई सिनेमा उनके हमारे को याद आते होंगे। केवल हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया, उन्होंने मराठी फिल्मों में काम किया, गुजराती फिल्मों में काम किया। बहुत बड़ी एक्टर है। 100 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने हीरोइन कर कर काम किया है, कैरेक्टर एक्टर करके भी काम किया है बड़े पैमाने पर। उरली कांचन में, ये बात शायद 1983 की होगी, मैं वहां गया था। अब उरली कांचन में एक ऐसी संस्था है जहां पर नेचुरोपैथी सेंटर कर कर उसको कहा जाता है। वहां काफी लोग आते हैं। कुछ लोग अपना वजन कम करने के लिए आते हैं, वेट कम करने के लिए आते हैं। कुछ लोग अलग अलग कारणों से आते हैं। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं बड़े पैमाने पर
कि वहाँ पर उनकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि उनको अलग अलग ढंग की बीमारियाँ हैं जिसको हम असाध्य रोग कहते हैं। ऐसे रोग ठीक करने होने के लिए भी वहाँ पर लोग आते हैं। और कुछ लोग केवल अपने रोज के जीवन से अलग से एक जीवन जीने के लिए भी वहाँ आते हैं। तो ललिता पवार जी पहले से वहाँ पर थी। अब ये जो नेचुरोपैथी सेंटर्स है, ये सब मेरे काका लोगों के सेंटर्स हैं। यानी मैं खुद सर्वोदय होने के कारण, मेरे पिताजी सर्वोदय में होने के कारण, जो ये सर्वोदय से जुड़े हुए लोग हैं, ये जगह जगह पर नेचुरोपैथी सेंटर्स चलाते। उनमें से एक सेंटर ये था। मुझे एक किताब लिखनी थी, उसके लिए समय निकालना था, इसलिए मैं वहाँ गया था। अब वहाँ जाने के बाद में ललिता पवार जी और मैं एक दूसरे के आसपास के रूम में रह रहे थे। अब ललिता पवार जी को हमने अलग अलग रोल्स में देखा है, और मराठी में वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, एक विलन कर कर प्रसिद्ध है। हिंदी में भी काफ़ी फिल्मों में उन्होंने विलन का काम किया है। लेकिन ये बहुत ही प्रेम करने वाली स्त्री, इतनी बड़ी एक्टर होने के बावजूद सबके साथ में घुल मिल कर रहने वाली स्त्री, साधारण कपड़ों में, साधारण वेश में, साधारण रहने वाली स्त्री। यानी यहाँ तक कि वो फल काटेगी, मुझे बुलाएगी, श्याम जी आइए खाइए, इस ढंग से सब अच्छी मित्रता उनके साथ में हो गई। अब वो मुझसे पहले वहाँ रह रही थी, 1 माह ज़्यादा हो गया था उनको, तो वो सबको भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाती थी। फिर मैं आने के बाद में लोग मुझसे कहने लग गए कि ललिता पवार जी भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत सुनाती है, भूतों के अनुभव बताती है, और आप तो कहते हो इस दुनिया में भूत नहीं होता है। तो फिर मेरी उनसे बात हुई। बात करते करते मैंने ऐसा कहा कि आपसे केवल अकेले से बात करने के बजाय हम सबके साथ में बात करेंगे। फिर सब लोगों ने वहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें गांव के लोगों को भी बुलाया गया था, और अंधविश्वास के खिलाफ मैंने पूरा 3 घंटे का भाषण वहां पर दिया, जिसमें जो जो सवाल ललिता पवार जी ने उठाए थे उन सबका जवाब भी उसमें था। अब ये भाषण हुआ। भाषण होने के बाद मुझे लगा कि वे मुझसे चर्चा करेगी कि उनकी क्या मान्यताएं हैं। मैं उनके मान्यताओं के खिलाफ काफी बोला हूं, उस बारे में चर्चा होगी। उन्होंने सबसे पहली मुझे बात कही, मानो साहब हम जब बात कर रहे थे तब मेरे ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब आप लाउड स्पीकर में बोल रहे थे तब मेरे ध्यान में आया कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा कि केवल आवाज के आधार पर फिल्मों में काम करना संभव है। वे बोले नहीं, मैंने आपकी पूरा भाषण जब सुना तब आप बहुत अच्छे ढंग से किस्से सुना रहे थे, बाकी चीजें सुना रहे थे, और वो सब सुनते सुनते मेरे ध्यान में आया कि आप बहुत अच्छा अभिनय भी कर पाओगे, तो आप फिल्मों में क्यों नहीं आते हो? अब ये जो आवाज है, हालांकि जब भी मैं अपने पुराने भाषण सुनता हूं तो मुझे नहीं लगता है इतनी अच्छी आवाज है, लेकिन एक खुली हुई आवाज आप निकाल सकते हो। यह कोई पहले से संभव होता है ऐसा नहीं है। यह बात ठीक है कि आपकी आवाज कैसी भी हो, उस आवाज में आप सुधार ला सकते हो, उसको इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन उसमें अगर ये गुंजाइश है तो ये संभव है। यानी शुरुआत के दिनों में मेरी आवाज इतनी नहीं चढ़ती थी। यानी मैं बीच के कुछ सालों तक, करीबन 20-25 सालों तक तो मैं बहुत ऊंची आवाज में भाषण देता था। जब मेरे ध्यान में आया कि इसके कारण बहुत नुकसान होता है तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को समझाया, उस ढंग से प्रोग्राम किया, सम्मोहन में प्रोग्राम किया, और एक हद से आवाज ना बढ़े ऐसी व्यवस्था अपने आप के बारे में कर ली, अपने अपने बारे में कर ली मैंने। तो ये और ये जो संभव होता है उसके लिए श्री जी, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि एक हद से अगर आपकी आवाज बढ़ती है तो उसके कारण अलग अलग प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं, अलग अलग ढंग के प्रॉब्लम्स तैयार हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं नोडुल्स डेवलप होना, यानी कैंसरस चीज है।
अगर आपकी आवाज बार बार आप उपयोग में ला रहे हो, ऊंची आवाज में आप बार बार उपयोग में ला रहे हो, तो उसका बहुत बुरा असर आप पर हो सकता है। और एक बार अगर कैंसरस नोडुल्स डेवलप हो गए तो उसके बाद में बड़ी मुश्किल चीज आ जाती है, जिसे हम कहते हैं टीचर्स डिजीज कहते हैं। तो इसलिए उसके तरफ भी ध्यान हमें रखना होगा। आवाज बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हमने काफी पहले भी बातचीत की है, लेकिन मैं दूसरे बात से शुरुआत करना चाहूंगा। आपकी आवाज कैसी भी हो, फिर भी आप बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हो। यह आत्मविश्वास मुझे शायद नहीं आता अगर मैंने नरहर कुरुंदकर जी को सुना नहीं होता। महाराष्ट्र में नरहर कुरुंदकर जी बहुत ही फेमस वक्ता है। एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति कर उनको महाराष्ट्र जानता है। उनके बारे में मैंने काफी सुना था, उनके भाषण के बारे में सुना था, उनके विद्वत्ता के बारे में सुना था। इमरजेंसी में वो जेल में नहीं थे और मैं 10.5 महीने में जेल से छूटने के बाद में उनसे काफी बार मिला, बातचीत हुई। तब तक मेरे ध्यान में इतने बारीकी से नहीं आया था कि इनकी आवाज बहुत खराब है। लेकिन जब मैंने पहली बार उनकी आवाज भाषण में सुनी, तब इतनी खराब आवाज लगी कि मेरा पहला इंप्रेशन ऐसा था कि मैंने इस आदमी के बारे में इतना सुना है, इतना सुना है, इतना सुना है, इतना अच्छा वक्ता कर मैं इसको सुनते आया लोगों की ओर से, लेकिन इसकी आवाज कितनी खराब है। यानी एकदम पिचकी हुई आवाज, जबरदस्ती मुंह से निकल रही ऐसी आवाज। और तब कोई उनका गला वगैरह खराब था, इस कारण ऐसी आवाज नहीं थी। ये उनकी नेचुरल आवाज थी। यानी इन शॉर्ट में अगर हमेशा बोलता हूं मराठी में, तो डुक्कर की आवाज, यानी सुअर की आवाज जैसी आवाज। इसके बावजूद उनका भाषण बहुत प्रभावी होता था। पहले 7-8 मिनट में, 10 मिनट में आप उनके आवाज को भूल जाते थे। और जिस ढंग से वो बात रखते हैं, जिस ढंग से तर्क करते हैं, जिस ढंग से उनका नॉलेज है, आर्गुमेंट जिस ढंग से करते हैं, जिस ढंग से डायलॉग डिलीवरी करते हैं, इन सब का आप पर इतना अच्छा परिणाम हो जाता था कि उनकी आवाज की तरफ आप ध्यान नहीं देते थे, भूल जाते थे। अब मित्रों, बोलने के तरीके में चिल्लाकर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, गला फाड़ फाड़ कर नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मैंने आपसे कहा है। अब गला फाड़ फाड़ कर तो कोई भी बोल सकता है, यानी जिसकी आवाज अच्छी नहीं वो भी बोल सकता है, जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, बेहतर है, वो भी बोल सकता है। लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं मैंने आपसे पहले ही कह दिए। उसके कारण कैंसरस नोडुल्स डेवलप हो सकते हैं। हालांकि नोडुल्स डेवलप होना ही कैंसरस होता है, और एक बार अगर नोडुल्स डेवलप हो जाए तो इसको टीचर्स डिजीज कहते हैं। वो बड़े पैमाने पर प्रॉब्लम खड़ा करता है। कई बार ऐसा होता है कि इसके ऑपरेशन करने होते हैं। ऑपरेशन होने के बाद भी आपकी नेचुरल नॉर्मल आवाज आपको कभी प्राप्त नहीं होती। जब मेरे इस ढंग के कैंसरस नोडुल डेवलप हुए थे, तब केईएम हॉस्पिटल के जो चीफ थे उनके पास हम गए थे। हमारे प्रकाशक मित्र के उन अच्छे पहचान के थे, वे मुझे भी जानते थे। उन्होंने हमको 1 घंटा दिया, जांचा। जांचने के बाद कहा कि मानव साहब, आप अब जिंदगी में बोल नहीं पाओगे, भाषण देना तो भूल जाइए। ऑपरेशन करने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ में, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, उस ढंग से संवाद कर पाओगे। लेकिन ये जो आप घंटे एक भाषण 3-3 घंटे और दिन में 3-3 भाषण यानी 9-10 घंटे बोलते हो, ये तो छोड़िए, आप भाषण भी नहीं दे पाओगे। उस दिन हम इतने निराश हुए थे क्योंकि मेरा संगठन बहुत जोरों में चल रहा था। बाकी मेरे वक्ता कार्यकर्ता तैयार होने के थे इतने। ये बात है 88-89 की। संगठन में वक्तृत्व के भरोसे पूरी तरह से संगठन पूरे देश में फैल रहा था। 5-6 प्रांतों में काम शुरू हो चुका था। ऐसी अवस्था में अगर मेरा आवाज ही बंद हो जाएगा तो मेरा पूरा संगठन का काम ही रुक जाएगा। ये जो हमारी ताकत है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस बात का मुझ पर इतना प्रेशर आया था
लेकिन आगे का किस्सा जो है वो थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे कहकर आगे चलूंगा मैंने मेरे एक ईएनटी मित्र है, मेरे बास्केटबॉल के फ्रेंड थे नागपुर के, उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा अंकलेश्वरिया नाम के एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है ईएनटी के क्षेत्र में, हम उनको अंतिम अथॉरिटी मानते हैं। वे खुद ईएनटी, यानी मेरे जो मित्र है डॉक्टर देशमुख नागपुर के, वो खुद ईएनटी थे। और मुझसे वो कह रहे कि हमारे सर ने जो कहा वो ठीक है, लेकिन उस पर पूरी तरह से 100% विश्वास मत रखिए, और भी तरीके हो सकते हैं। इसलिए अंकलेश्वरिया अभी भारत में है, वो पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं, उनसे आप मिलिए। मैं उनसे मिला, उन्होंने बहुत कम समय मुझे दिया, 5-7 मिनट ही दिए, मुझे बहुत आश्वस्त किया। मेरे मित्र ने सभी जानकारी उनको दी थी कि मैं हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ। हिप्नोथेरेपी में अलग अलग ढंग से जिसको हम कहते हैं ट्रीटमेंट के तरीके होते हैं, उपचार पद्धति होती है। उसमें एक ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जाइटी नाम की पद्धति होती है, उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया था। मानव सर ने हमको सिखाया, ऐसा भी कहा था। तो अंकलेश्वरिया ने वही बात पकड़ ली, क्योंकि वो अमेरिका में कई बार विजिटिंग प्रोफेसर कर जाते थे और उनके कई स्टूडेंट्स, डॉक्टर स्टूडेंट्स इसका उपयोग करते थे। इसलिए वे मुझसे कहने लग गए कि मानव साहब, आप तो खुद हिप्नोथेरेपी सिखाते हो, मैंने ऐसा सुना है कि इसका बहुत सुंदर उपयोग होता है। मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आपका जो हुआ है, जो कैंसरस नोडल्स डेवलप हुए हैं, वे तो हुए हैं, उस पर तो कोई दवाइयां नहीं है। आपको कुछ दिन आराम लेना होगा, और आराम लेने के बाद कुछ दिनों बाद वो नॉर्मल हो जाएगी, ये संभव है। उसके लिए आपको इस ढंग से ये चीज़ें करनी है। ज़्यादा शुरुआत में तो आराम पूरी तरह से लेना है, बोलना नहीं है, भाषण तो बिल्कुल कुछ दिनों तक देना नहीं है, लेकिन बाद में भी आपकी आवाज़ एक हद से चढ़े नहीं, आपको देखना है। क्योंकि एक हद से जब आवाज़ चढ़ती है और इसी चढ़ी आवाज़ में हम बोलते हैं, तब इसकी बढ़ने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, यानी नूडल्स बढ़ने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपकी आवाज़ उससे ज़्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। ये भी हिदायत उन्होंने मुझे दी थी, और इस हिदायत का उपयोग कर कर मैंने आगे चलकर अपने आप को प्रोग्रामिंग किया था। अब बात आगे क्या हो गई, बात इतनी हुई कि उसके कुछ दिनों बाद फिर से मैं उनसे मिला। मिलने के बाद में उनके साथ में जो बातचीत होगी, उसके आधार पर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फिर से जांचा है, आपके नूडल्स थोड़े से काफ़ी अभी ख़त्म होते आए हैं, थोड़े बचे हैं, और कुछ दिन आपको आराम करना है। लेकिन उसके बाद में आपने जो और मेरे साथ बातचीत की और जो शर्तें अमल में लानी है, वो सब शर्तें आपको बाद में अमल में लानी है। और मित्रों, वो 3 महीने के आराम के बाद में आज मैं डेली करीबन, ये बात 90 के पहले की, 89 की बात है, तब से आज तक 2080 तक हर दिन कम से कम 3-4 घंटे बोलते आ रहा हूं। मेरे वर्कशॉप ही 4 घंटे के होते हैं। यह संभव हुआ सम्मोहन उपचार पद्धति के द्वारा। यह संभव हुआ, मैंने अपने आप को आवाज चढ़ने का एक सीलिंग तैयार कर लिया इस कारण। नहीं तो पहले महाराष्ट्र में काफी लोगों को, हम जैसे आक्रामक वक्ता होते हैं, उनको बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोलने की आदत होती है, चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, और मुझे लगता था कि इसी कारण अच्छा प्रभाव मिलता है, और ऐसा बोलना ही चाहिए, उसके बिंदु लोग अपने को सुनेंगे भी नहीं है। तो इस ढंग से ये जो तरीका है, ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है, किसी भी वक्ता के लिए अच्छा नहीं है, केवल मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी वक्ता के लिए अच्छा नहीं है। इस कारण इस ढंग की समस्याएं हमको अपने जीवन में अमल में लानी होती है। फिर भी आप आवाज चढ़ाने के लिए कुछ रियाज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे गायक करते हैं उस ढंग से, और उस कारण आपकी आवाज ऊंची जा सकती है। लेकिन गायक हमेशा ऊंची आवाज में नहीं गाते हैं, कोई खास जगह होती है तब उनका आवाज चढ़ता है। उसी ढंग से वक्ता ने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई एखादा वाक्य, एखादा शब्द, उसको बहुत इंपैक्ट देने के लिए अगर उपयोग में लाना है तब आवाज चढ़े, लेकिन एक हद से ना चढ़े वो भी आवाज, और बाकी समय उसकी आवाज सामान्य रहे। इस ढंग से आवाज के बारे में सोचना चाहिए।
मैंने कहा कि मुझे भी एक जमाने में बहुत चिल्ला बोलने की आदत थी। मेरे कई पुराने मराठी भाषण अपलोडेड है यूट्यूब पर। वो अगर आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि मैं पहले बहुत बड़ी आवाज में चिल्ला चिल्ला कर बोलता था। आपके भाषण में उतार चढ़ाव होने की बहुत आवश्यकता है, दोनों चीजों के लिए, आपके गले के लिए, आवाज के लिए भी, और दूसरी महत्व की बात, आपके भाषण के इंपैक्ट के लिए भी। जब आप एक ही स्वर में बोलते हो, चाहे वो आवाज ऊंची हो, ऊंची आवाज को लोग चिपक जाते हैं, आवाज के साथ में ग्लू हो जाते हैं। लेकिन अगर वही आवाज कंटिन्यूअस रही, उसमें चढ़ाव उतार नहीं रहे, तो जाने अनजाने में वो आवाज ऊंची होने के बावजूद मोनोटोनस बन जाती है और इसलिए लोगों का ध्यान हट जाता है। लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अगर वो पूरी तरह से कंसंट्रेट कर पाते हैं तो उसकी सब बातें, उसमें से जो भी बातें उनके लिए बोली जाती है, समझी जाती है, कही जाती है, वो स्वीकार नहीं पाते। ये दिक्कत उसमें होती है। तो इसलिए हर भाषण में आपके आवाज के लिए, आपके गले के लिए भी और भाषण के लिए भी आवाज में बहुत अच्छे चढ़ उतार होने चाहिए, चढ़ाव होने चाहिए, उतार होने चाहिए। आप स्लोली बोल रहे हो, आवाज चढ़ा रहे हो, ये होना चाहिए। पॉजेस का बहुत ही महत्व है भाषण में। अब पॉजेस ये आवाज का भी हिस्सा है और आपके भाषण शैली का भी हिस्सा है। मैं पहले बोलता था तो लगातार बोलता था, केवल जहां पूर्ण विराम आता है वहीं पर मैं रुकता था, और वो भी कुछ सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो लगातार चल रहा था और ये करीबन 3 घंटे लगातार बोल रहे हैं। उसका एक फायदा ऐसा मिलता था, आवाज में चढ़ उतार होता था, चढ़ाव था, उतार था। उसका एक फायदा ऐसा मिलता था कि शुरुआत में जो आदमी सुनने लग गया है वो कंटिन्यूएशन में सुनते रहता, उसको बिल्कुल अवसर नहीं मिलता इधर उधर भटकने का, और पूरी तरह से पकड़ में रहता था। यानी पूरी 5,000 पब्लिक हो, 10,000 पब्लिक हो, पूरी पकड़ में रहती थी। ये उसका फायदा था, क्योंकि उसको सोचने के लिए, उसको अलग कुछ सोचने के लिए, अलग कुछ करने के लिए चांस ही नहीं रहता था। ये एक तरीका है भाषण देने का। दूसरा तरीका है पॉजेस का बहुत सुंदर उपयोग करना, और मुझे लगता है कि पहली भाषा शैली से भी दूसरा तरीका बहुत ज्यादा अच्छा है दोनों चीजों के लिए, जिसके कारण आपके गले को भी आराम मिलता है और भाषण भी ज्यादा इफेक्टिव बनता है। अब ये जो पॉजेस हम देते हैं, वो पॉजेस हम कहाँ देते हैं, ये बहुत महत्व की बात है। जैसे हम अभिनय के क्षेत्र में जहां एक्टिंग करते हैं, उस क्षेत्र में टाइमिंग शब्द का बहुत उपयोग किया जाता है कि आपके डायलॉग डिलीवरी में टाइमिंग बहुत महत्व का होता है, ऐसा हमको कहा जाता है। तो पॉजेस में भी ये टाइमिंग बहुत महत्व का होता है। आप कहां पॉज ले रहे हो? अब पॉज 2 जगह लिए जा सकते हैं। जैसे कि हम कोई चीज लिखते हैं, समझो हमारा भाषण हम लिख रहे हैं, तो जहां हम कॉमा लगाएंगे वहां पॉज चाहिए, जहां फुल स्टॉप लगाएंगे वहां पॉज चाहिए। अब ये करेक्ट पॉजेस हुए। लेकिन ये जो शुद्ध लेखन का तंत्र है, ये तंत्र भाषण के क्षेत्र में उपयोग में लाने की आवश्यकता नहीं है। यहां पॉजेस लिए जाते हैं, ठीक है, आपका वाक्य पूरा हुआ, इसका एहसास निर्माण करने के लिए भी पॉजेस लेते हैं, लेकिन यहां पॉजेस लिए जाते हैं इफेक्ट निर्माण करने के लिए। किस चीज को आपको महत्व देना है, वो ध्वनित करने के लिए, लोगों की उत्सुकता बढ़ाने के लिए। आपने एक वाक्य का उपयोग कर रहे हो और बीच में थोड़ा सा रोकते हो, लोग सोचने लगते हैं क्या बोलने वाले हैं, कौन सा शब्द उपयोग में लाने वाले हैं, किसके बारे में बोलने वाले हैं। यह भी पॉजेस का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो पॉजेस ये बहुत ही आवश्यक चीज है परिणाम साधने के लिए। अब मित्रों, पॉजेस कितने पढ़ने चाहिए? पॉज अगर बहुत लंबा होता है तो आपका भाषण का परिणाम
कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकता है, लोगों पर जो पकड़ निर्माण हुई वो पकड़ छूट सकती है। इसलिए एक हद से आपका पॉज नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा पॉज के कारण इफेक्ट पैदा होना चाहिए, लेकिन लोगों को ऐसा लगे कि चलो मैं थोड़ा हिल सकता हूं या फिर और कुछ कर सकता हूं, दूसरे कुछ चीजों पर ध्यान दे सकता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना लंबा आपका पॉज नहीं होना चाहिए। अब ऐसा लंबा पॉज लेकर भी जिनका भाषण सक्सेसफुल होता है वो है अटल बिहारी जी वाजपेयी। मुझे हमेशा लगता था कि इतना लंबा पॉज वो लेते हैं फिर भी लोग सुनते हैं, क्योंकि उनका नाम अभी तैयार हो चुका था। उनके जो जवानी के भाषण कुछ सुनने को मिले उसमें वो उनके पॉजेस इतने बड़े नहीं थे। धीरे धीरे उनका नाम होते गया, बहुत अच्छे वक्ता है कर उनको ख्याति मिलते गई, लोग केवल उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठा होते गए, और तब जाकर उन्होंने इन पॉजेस का इस ढंग से उपयोग किया। लंबे लंबे पॉजेस लेते थे, कई बार तो उनका पॉज कुछ सेकंड का होता था, इतना लंबा पॉज लेते थे। तो ये तब संभव है, लेकिन मैं उस शैली को बहुत अच्छी शैली ऐसा नहीं कहूँगा। और कम से कम हम जैसे नए वक्ता ने, जिनको एस्टेब्लिश होना है, उन लोगों ने तो इतने लंबे पॉजेस कभी लेने नहीं चाहिए। पॉजेस का उपयोग भाषण का इफेक्ट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से हम कर सकते हैं। फिर तालियां भाषण का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। भाषण में तालियां गिरनी चाहिए। तालियां पड़ने के फायदे हैं। एक तो जिस कारण तालियां लोग बजाते हैं वो आपको एहसास दिलाते हैं कि आपकी बात उन तक पहुंच रही है, उनको जच रही है, उनको बहुत अच्छी लग रही है, वो अप्रिसिएट कर रहे हैं। ये सब बातें उसमें होती है। इसलिए तालियां बहुत महत्व की होती है। धीरे धीरे वक्ता को समझ में आता है कि कौन से वाक्यों के बाद में, कौन से मेरे किस्से के बाद में, कौन से मेरे वक्तव्य के बाद में लोग तालियां बजाते हैं, क्योंकि हमेशा श्रोता तो अलग अलग होते हैं। अलग अलग श्रोता कौन से चीज को कितना रिस्पॉन्स करते हैं ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे समझ में आता है। ये कोई बहुत कठिन बात नहीं होती है, अनुभव के आधार पर हमारे ध्यान में आते रहता है। अब कहीं कहीं क्या होता है कि हमें विश्वास होता है कि मेरे भाषण में, जब हमारे भाषण सेट होते हैं, हम एक ही विषय पर बहुत जगह भाषण देते हैं। जैसे मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई पॉलिटिकल लीडर्स है, तो हर जगह जाएंगे, उनको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार भाषण देने होते हैं, जगह जगह भाषण देने होते हैं। अलग अलग जगह पर भाषण देते वक्त सर्वसाधारणता वही चीज़ें होती है। मुझ जैसा वक्ता होता है जो अगर एक विषय पर बोलेगा तो वही वही बोलेगा हर जगह पर, विषय बदलेगा तो विषय के अनुसार अपना विषय भी बदलेगा, क्योंकि मेरा आग्रह होता है कि मैंने जो अनाउंस किया है वही विषय लोगों तक ताकत से पहुंचना चाहिए और उसमें सभी बारीकियां आनी चाहिए। तो नेचुरली भाषण वही होता है। और एक बार 3-4 बार 10 बार आपने एक भाषण दे दिया एक विषय पर, तो आपका भाषण सेट हो जाता है। भाषण सेट होने के बाद में आपको पता चलता है कि ये वाक्य बोलने के बाद में लोग तालियां बजाते हैं, और आपने वो वाक्य ठीक ढंग से बोला, उसका टाइमिंग करेक्ट रहा, डायलॉग डिलीवरी करेक्ट रही, तो बिल्कुल लोग तालियां बजाते हैं। कुछ लोग तालियां बजाने शुरू करते हैं। अब मेरी ये हमेशा दिक्कत रही, लेकिन मैं लोगों को सिखाते आया हूं कि मैं तालियों को बहुत महत्व अपने भाषण में नहीं देता हूं। तालियां बजाना उन्होंने शुरू किया तो भी मैं ध्यान न देते हुए आगे का वाक्य तुरंत फेंक देता हूं। परिणाम क्या होता है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, शुरुआत उन्होंने की है, वो रुक जाते हैं क्योंकि उनको आगे का वाक्य सुनना है, आगे की बात भी सुननी है। ये गलत तरीका है। मैं अपने आप को कई बार समझाता हूं, लेकिन बार बार यही गलती हमेशा करते रहता हूं। चलो एक भाषण में कितनी तालियां लेनी है, क्यों बार बार तालियों के लिए रुकना है? तालियां हो गई ना, मिल गई ना, लोगों ने एक बार तालियां बजाई ना, बस हो गया ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को तालियां बजाने के लिए अवसर देना चाहिए, आपने थोड़ा रुकना चाहिए। अभी लोग तालियां बजा रहे और आप रुके हुए, ये तो अच्छा दिखता नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया कि आप कोई तो भी बहाना ढूंढते हो। बाद में आपके पास में ग्लास रखा है पानी भरा हुआ, उस ग्लास को उठाते हो,
या फिर आपके नोट्स को थोड़ा सा इधर उधर करते हो, या फिर आपके पास में घड़ी है तो उसको उठाकर इधर उधर रखते हो। ऐसा कुछ तो भी आप एक्शन करते हो कि जिसके कारण लोगों को अवसर मिल जाता है कि वो तालियां बजाते रहें, और फिर तालियां गूंजते रहती है। 10-15 लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया तो पूरा आपका 2,500-3,000 का ऑडियंस एक फिर तालियां बजाएगा, और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पब्लिक पर भी क्रिएट होता है। तो तालियां बजाने के लिए अवसर देना चाहिए। तालियां बजाने के लिए अवसर देना चाहिए, लेकिन तालियां नहीं बजी तो यह भी हो सकता है कि आपको पता है कि यहां पर हमेशा तालियां मिलती है, आपने वो डायलॉग डिलीवरी की, और उस डिलीवरी के बाद में, उस वाक्य के बाद में तालियां नहीं बजी, आपने पॉज लिया। अब ये पॉज तो लोगों को बहुत खटकेगा। कुछ लोगों के ध्यान में आएगा कि आपने डेलिबरेटली पॉज लिया है, इसलिए वहां इसी ढंग का कोई बहाना ढूंढ लेने का कि भाई आपने पॉज कोई तालियों के लिए नहीं लिया है, आपने पॉज तो पानी पीने के लिए लिया है, कोई चीज हटाने के लिए लिया है, कोई चीज एडजस्ट करने के लिए लिया है, या फिर माइक एडजस्ट करने के लिए आपने पॉज लिया है। इस ढंग से भी उसका आप उपयोग कर सकते हो। अब मित्रों, ये तालियां वाले वाक्य, तालियां प्राप्त करने वाले वाक्य, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन करने होते हैं। जैसे एक एक्टर डायलॉग डिलीवरी को बहुत महत्व देता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, अमिताभ बच्चन जैसा सीजन एक्टर भी प्रैक्टिस करता है। उसी ढंग से एक वक्ता को कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करनी होती है कि उसका टाइमिंग करेक्ट हो, उसके शब्दों पर जो जोर देना है, स्ट्रेस देना है, वो करेक्ट हो। इसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होती है। अब ये प्रैक्टिस आप आईने के सामने कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आप पब्लिक के सामने बोल रहे हो, वो डायलॉग ठीक ढंग से आप बोल रहे हो, फिर तालियां पड़ रही है आपको, ये इमेजिन कर सकते हो आप। और ये बात रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए। सुनने के बाद में आपके ध्यान में आएगा कि आपकी डिलीवरी करेक्ट हुई या नहीं हुई। आप बोलोगे कि मैं तो बोल रहा था, फिर सुनना क्या आवश्यक है रिकॉर्ड कर कर। मेरा खुद का अनुभव है कि अपना भाषण कैसा हुआ, ये भाषण देते वक्त आपको एहसास होता है। आपने जो वाक्य बोले हैं वो डिलीवरी करेक्ट हुई कि नहीं, ये एहसास आपको होता है। लेकिन सही माने में आपको तब पता चलता है जब आपने रिकॉर्ड किया हुआ भाषण फिर से आप सुनते हो, या फिर रिकॉर्ड किया हुआ वो डायलॉग फिर से सुनते हो, तब आपको पता चलता है कि मैंने सही करेक्टली, जैसा चाहिए, जैसा मैंने इमेजिन किया था उस ढंग से डिलीवरी हुई या नहीं हुई, परफॉर्मेंस हुआ या नहीं हुआ, सही में मेरा भाषण इफेक्टिव हुआ या नहीं हुआ, ये आपको तब पता चलता है। आप जब खुद परफॉर्मेंस करते हो तब ये एहसास होता है, लेकिन वो 100% करेक्ट नहीं होता है। इसलिए उस बात को समझने के लिए रिकॉर्ड कर कर सुनना ये बहुत आवश्यक बात है। ये भी आप हमेशा याद रखो। जिसमें अभिनय के क्षेत्र में टाइमिंग को महत्व दिया जाता है। ये जो टाइमिंग की कला है, आपने कई एक्टर्स के मुंह से ये सुना होगा कि टाइमिंग बहुत महत्व का होता है, तभी जोक्स सही मायने में लोग उठा सकते हैं, लोग उसमें से कॉमेडी निर्माण हो सकती है, इफेक्ट निर्माण हो सकता है। तो ये टाइमिंग वक्ता के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो मित्रों, थोड़ा आवाज के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, उसके साथ में जो हिस्से आते हैं उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की। आवाज आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फायदा मिलेगा, इसमें आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, ये भी हमने देखा है। उसके लिए आपको रियाज करना होगा, जैसे गायक लोग करते हैं उस ढंग से, ये भी हमने देखा है। और मैंने ये दूसरा भी कहा कि आपकी आवाज़ कैसी भी हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी प्रतिकूल हो, इसके बावजूद आप अच्छा वक्ता बन सकते हो। और उसके लिए नरहर कुरुन जी का मैंने उदाहरण दिया है। अब मित्रों, भाषण के हिस्से क्या होते हैं वो भी हम समझ लेंगे। ये जो डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होती है, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स होती है, यानी भाषण की स्पर्धा होती है,
ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स का मैं परीक्षक रहा हूं। इन कॉम्पिटिशन्स में 5 हिस्से किए जाते हैं। पहले सभा धैर्य, दूसरा भाषा यानी कंटेंट, चौथा उसकी वक्तृत्व शैली, और पांचवा उसकी समय सूचकता, वक्त पर वो किस ढंग से रिएक्ट होता है, बातों को उठाता है, लोगों की बात काटता है, समय सूचकता। ये 5 चीजों को बहुत महत्व दिया जाता है। इनमें अगर 100 मार्क्स देने हैं तो इनमें वो मार्क्स बांटे जाते हैं। इस चीज को इतने मार्क्स मिलेंगे, इस चीज को इतने मार्क्स मिलेंगे, और ये 5 चीजों में जो वक्ता अच्छा होता है वो फर्स्ट प्राइज पाता है। तो इसका एक एक हिस्सा हम समझ लेंगे। पहला है सभा धैर्य, यानी आपका स्टेज के प्रति आत्मविश्वास। आप स्टेज पर जाते हो तब से ये सब चीजें बारीकी से देखी जाती है। आप पोडियम पर जाकर खड़े होते हो, उसके पहले स्टेज पर कैसे चढ़े हो, उसमें कितना आत्मविश्वास है, आपका धैर्य उसमें दिखता है या डर दिखता है, आप किस तरह खड़े हो, आपके हाथों का उपयोग कैसे कर रहे हो, आपके आवाज में आत्मविश्वास झलकता है या फिर डर झलकता है। कुछ लोग स्टेज पर आते आते ही ट्रेम्बल होना शुरू होते हैं, थर थर कांपना शुरू करते हैं, या फिर स्टेज पर चढ़ने के बाद में, पोडियम पर खड़ा होने के बाद में वो थर थर कांपते हैं, उनकी आवाज भी कांपने लगती है। तो इससे पता चलता है कि ये भाई अंदर से डरा हुआ है। इसका सभा धैर्य आत्मविश्वास पूर्ण नहीं है, इसको भी मार्क्स दिए जाते हैं। ये भी बहुत महत्व की चीज है। अब कंपटीशन की बात छोड़िए, आपके वक्ता कर कर जीवन में ये बात बहुत महत्व की है कि नहीं? बहुत महत्व की बात है, क्योंकि अगर आप प्रमुख वक्ता है, आपके नाम से लोग आए हैं, लेकिन पहले इन लोगों ने आपका भाषण नहीं सुना है, तो मैंने पहले ही कहा कि आप जब स्टेज पर जाकर खड़े होते हो, ये पूरी की पूरी आपकी एक्शन कृति बहुत महत्व की होती है। वो पब्लिक आपको जज करते रहती है, उसके आधार पर पब्लिक की एक मनोभूमिका तैयार होती है। अरे ये अच्छा वक्ता है, इसको सुनना है ये वक्ता में कोई दम ही नहीं है, ये पहले ही डरा सहमा लग रहा है, तो ये क्या बोलेगा। तो ये जो पहली मानसिकता लोगों की तैयार होती है वो बहुत महत्व की होती है। इसलिए ये सभी बातें, सभा धैर्य से जुड़ी हुई सभी बातें, जो मैंने कहा था कि आप स्टेज पर जाते वक्त किस ढंग से जाते हो, किस ढंग से खड़े रहते हो पोडियम पर, उसके बाद में आप किस ढंग से अपना सामान वगैरह अरेंज करते हो, माइक को एडजस्ट करते हो, इन सब चीज़ों से आपका सभा धैर्य, आपका कॉन्फिडेंस लोगों के सामने पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है, लोगों के दिलों तक पहुंचता है, और उसका टोटल एक मानस उनका बनने में उसका उपयोग होता है। और उसके आधार पर आगे का प्रतिसाद वो आपको क्या देंगे क्या नहीं देंगे, इसके आधार पर तय हो सकता है। मैंने हो सकता है क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये बात अंतिम नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। अब इसके लिए मुझे फिर से मेरा ही उदाहरण देना पड़ेगा। मैंने जब अंधविश्वास का काम शुरू किया 1982 में, तब मैं बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति था, जवानी से ही दुबला पतला था। यानी कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था, मेरे आर्ट्स कॉलेज में, तब राजेश खन्ना बहुत फेमस थे और मैं खादी पहनता था, गांधीयन फैमिली का था। तो खादी में अलग अलग गुरु शर्ट अलग अलग कलर्स के आए थे। अब नेचुरली खादी के ही गुरु शर्ट बहुत फेमस थे, इसलिए मैं अलग अलग कलर्स के गुरु शर्ट पहनता था। और मुझे कॉलेज में काफ़ी लोग पोपट वगैरह बोलते थे, क्योंकि वो
एकदम से दुबला पतला शरीर और उसमें वो गुरु शर्ट एकदम ऐसा, यानी बहुत बड़ा बड़ा लगे ऐसा, या ढीला ढाला लगे ऐसा, इस ढंग से। अब दुबला पतला एक व्यक्ति स्टेज पर खड़ा होता है और बोलता है, इसलिए जो व्यक्तित्व के प्रभाव का उपयोग होता है वो मुझे नहीं मिलता था। दूसरी बात, अंधविश्वास के खिलाफ काम शुरू होने के बाद में मैं महीने में 26 दिन भाषण देता था, और हर दिन कहीं ना कहीं 2 या 3 भाषण होते थे, कम से कम 2 तो होते ही थे, क्योंकि मेरी शर्त ही थी कि लगातार कम से कम 3 दिन का कार्यक्रम आप नहीं रखते हो तो मैं तो भाषण के लिए नहीं आने वाला हूं। इसलिए लगातार 26 दिन तक प्रोग्राम्स रहते थे, उसमें करीबन कोई गैप नहीं होती थी। आखिरी में 26 से 30 दिन जो होते हैं, 4 दिन की गैप रहती थी, उस गैप में मैं नागपुर चला जाता था। उन दिनों में पैसे साथ में नहीं होते थे, ठीक है। उसके पहले मैं कॉलेज में अध्यापक रहा, अच्छा पगार था। उसके बाद मैं नौकरी की प्रेस में, किर्लोस्कर प्रेस जैसे एक प्रेस्टिजियस प्रेस में नौकरी की। लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के जब मैंने काम की शुरुआत की तब बिल्कुल कमाई नहीं थी। इस अवस्था में कपड़े अच्छे ढंग से नहीं होते थे। हालांकि 2-3 पैंट्स रहते थे जिसको हम जीन्स कहते हैं, 2 या 3 जीन्स के भरोसे मुझे पूरा का पूरा महीना निकालना है। जीन्स धोए, वो सूखे, फिर पहने, इसके लिए समय भी नहीं मिलता था। गुरु शर्ट रहते थे 5-6, उसमें से कोई तो भी धोता था, कई बार उसको प्रेस करने को समय नहीं मिलता था। कई बार एसटी से प्रवास कर रहा हूँ, एसटी में लोग पान खाते हैं, थूकते हैं, कहीं लग जाता था पान का डब्बा, और मैं कपड़े बदलने के लिए मेरे पास कपड़े भी नहीं होते थे। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब आप आए और स्टेज पर खड़े हुए तो आपका पूरा अवतार देखकर हमको ऐसा लगता था ये आदमी क्या बोलेगा, दुबला पतला छरहरा आदमी, ठीक ढंग से कपड़े भी नहीं है, कपड़े में खड़ा हुआ। अच्छा, उन दिनों में हमेशा पोडियम सामने नहीं मिलता था, क्योंकि देहातों में भी कार्यक्रम रहते थे, छोटे गांवों में रहते थे, वहां कहाँ पोडियम मिलेगा। तो बस एक अपनी डंडी खड़ी कर दी माइक की, माइक का स्टैंड, और उसके आगे खड़े। तो उसके आगे खड़े होने के बाद में मेरे जीन्स के जो घुटनों पर ऐसे गोल तैयार होते, अगर वही कपड़े आप बाद में बार बार पहनो तो उस ढंग के गोल दिखते थे। और कई बार लोग कहते थे, तब लोग फोटो भी निकालते थे, तो ये फोटो भी मैंने कई बार देखे हैं। तो लोगों का पहला इंप्रेशन ऐसा होता था कि ये आदमी क्या बोलेगा, ऐसा दिखने वाला आदमी। लेकिन पहले 5-7 मिनट बाद लोग भूल जाते थे। आप बात किस ढंग से रखते हो, इसका बहुत परिणाम लोगों पर होता है। पहले उनका कुछ भी निगेशन रहा तो भी वो बदल सकता है, ये तो है। लेकिन फिर भी आपका पहला इंप्रेशन बहुत महत्व का होता है। और ये जो सभा धैर्य की बात है, वो डेफिनेटली लोगों के साथ में आपका एक अच्छा संदेश पहुंचने के लिए उपयोग आता है। अब वो कहते थे कि आप इतने अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपके कपड़े गंदे हैं, पतले दुबले हो। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते थे तो आपका आत्मविश्वास झलकता है, और वो आत्मविश्वास आपके शब्दों के जरिए, आपके बॉडी लैंग्वेज के जरिए नहीं, लेकिन पहले शब्दों के जरिए और बाद में फिर आपके शरीर में जो आता था। मुझे मजाक से बोलते हैं मेरे सब मित्र कि आप भाषण के लिए तैयार हो गए, एक बार खड़े हो गए कि आपके शरीर में कुछ आता है, फिर वो सब हाव भाव और वो सब उस ढंग से चलने लगता है। भाषण के पहले आप बहुत शांत अलग व्यक्ति लगते हो, और भाषण शुरू होने के बाद में आप व्यक्ति एकदम से अलग लगते हो। और ये हर एक के बारे में होता है, केवल मेरे बारे में होता है ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के बारे में। वो व्यक्ति एक बार स्टेज पर खड़ी हो गई और स्टेज पर अच्छा वक्ता है तो वो उसी ढंग से बनती है कि वो एक अलग व्यक्ति महसूस होती है। तो ये सब होता है, ऐसा तो मुझे काफ़ी लोग बोलते आए हैं। लेकिन वहाँ भी मेरा सभा धैर्य लोगों पर परिणाम करता था। आउटर अपीयरेंस ना इंप्रेसिव हो, फिर भी बाकी आपके बोलने का तरीका, आपके शब्दों में कितना कॉन्फिडेंस है, आपके बॉडी लैंग्वेज में कितना कॉन्फिडेंस है। चाहे आपके जीन्स पैंट को बड़े बड़े गोल आए हैं, विचित्र दिख रहे हैं, उसके तरफ ध्यान न जाते हुए आपके बाकी बॉडी लैंग्वेज की तरफ लोगों का ध्यान जाए, आपके शब्दों की तरफ ध्यान जाए, आपके विचारों की तरफ ध्यान जाए। ये जब होता है तब वो इंप्रेशन सही मायने में क्रिएट होता है। इसलिए ये सभा धैर्य बहुत महत्व की बात है। यानी सभा धैर्य यानी केवल स्टेज पर खड़ा होना नहीं है, आप स्टेज को टोटली कितने अच्छे ढंग से आत्मविश्वास से हैंडल करते हो,
आपके भाषण को किस ढंग से आप हैंडल करते हो, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसको किस ढंग से हैंडल करते हो, ये सब मिला जुला कर जिसको हम कहते हैं सभा धैर्य, तो ये सभा धैर्य होता है। फिर दूसरा विषय आया भाषा। अब भाषा के लिए भी मार्क्स होते थे कंपटीशन में, और वक्ता के जीवन में लोगों पर जो प्रभाव क्रिएट होता है उसमें तो भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप शुद्ध भाषा का उपयोग करते हो, आपके उच्चार स्पष्ट है, क्लियर है, तो आम पढ़े लिखे लोगों पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। खास कर मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास पर इसका बहुत अच्छा असर होता है। आपकी भाषा अगर स्पष्ट नहीं है, शुद्ध भाषा आप नहीं बोल सकते हो, तो भी आप प्रभावी वक्ता बन सकते हो, लेकिन फिर आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वो प्रभाव आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब जब मैं पुणे में पहली बार नौकरी के लिए आया 1980 में, उसके पहले ऑलरेडी एक लेखक कर तो मैं एस्टेब्लिश हो ही चुका था। दैनिक तरुण भारत जो आरएसएस का मुखपत्र है नागपुर का, उसमें मैं लिखता था, कॉलम राइटिस्ट था। बहुत फेमस कॉलम था मेरा, महाविद्यालयाचा परिसर, विद्यापीठाचा परिसर कर दो नाम से चला ये कॉलम, 3-4 सालों तक चला। तो एक लेखक कर भी एस्टेब्लिश था और वक्ता कर वर्ग भी एस्टेब्लिश था। लेकिन पुणे में आने के बाद में मेरी भाषा में बहुत हिंदी शब्द होते हैं, ऐसा यहां के लोग मुझको कहने लग गए। इतना ही नहीं तो मेरा जो भी स्क्रिप्ट होता था लेख का, मेरे प्रेस में मैं लिख कर देता था लेख, तो उसमें मेरे संपादक लाल लाल कर देते कि ये सब शब्द हिंदी है, मराठी शब्द नहीं है, आपकी भाषा प्योर नहीं है। मैं उनसे बहस करता था कि हम तो तरुण भारत में ऐसी भाषा लिखते थे। वो बोलते थे तरुण भारत की भाषा होगी, लेकिन ये हिंदी शब्द है, मराठी शब्द नहीं है। तो मुझे मेरे भाषण के शब्दों में से और मेरे लेखन के शब्दों में से सभी हिंदी शब्दों को निकाल बाहर करना पड़ा, जो हम मराठी कर उपयोग में लाते थे। धीरे धीरे मैं भी पुणे की, जिसको पुणे की शुद्ध मराठी भाषा कहते हैं, उस भाषा में बोलने लग गया। लेकिन मैंने कभी भी नागपुरी भाषा को नहीं छोड़ा। बीच बीच में नागपुरी वराड़ी भाषा का मैं उपयोग करता था, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस कारण मुझे हिंदी बोलना आगे चलकर बहुत कठिन हुआ, क्योंकि मेरे पूरे सिस्टम से ही मैंने हिंदी शब्द जितने मराठी में हम यूज करते थे वो बाहर फेंके थे। शुद्ध बोलने के कुछ फायदे होते हैं। मैं बहुत शुद्ध भाषा का आग्रह नहीं रखता हूं। मैं कहूंगा कि वक्ता ने बहुत शुद्ध भाषा बोलनी चाहिए, आग्रह नहीं रखना है, अगर उसको लोगों के साथ में कनेक्ट होना है तो। हां, अगर वो साहित्यिक वक्ता है तो बात अलग है। लेकिन अगर वो सामाजिक वक्ता है, राजकीय वक्ता है, तो उसको शुद्ध भाषा का बहुत आग्रह रखना नहीं चाहिए, बल्कि उस प्रदेश के अगर स्थानिक शब्द उपयोग में लाता है, जिसको हम बोली भाषा कहते हैं, बोली जाने वाली भाषा है, उनके शब्दों का अगर उपयोग लाता है, बीच बीच में उसका उपयोग करता है, तो वो ज्यादा अच्छे ढंग से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए भाषा में स्थानिक बोली भाषा का उपयोग करना भी बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ये शुद्ध और या फिर हम बोलेंगे कि बहुत शुद्ध भाषा नहीं, इसके 2 उदाहरण बचपन से मैंने देखे हैं। हमारे विदर्भ में 2 वक्ता थे। एक वर्धा के रामचंद्र घंगारे नाम के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनकी कोई हजारों की सभाएं भी मैंने देखी है कि जब 25-30 हजार लोग जमे हैं, इकट्ठा हुए हैं उनके भाषण के लिए,
और आगे 50 लोग भी नहीं है और फिर भी रामचंद्र गंगारे 1.5 घंटा भाषण दे रहे, ये भी देखा है। अब जब से हम स्कूल में जाते थे तब से रामचंद्र गंगारे के भाषण चलते रहते थे। वर्धा का सोशलिस्ट चौकी उनके नाम से प्रसिद्ध था। कभी भी खड़े हो जाते थे, रिक्शे वाले का आंदोलन है उनके लिए भाषण देंगे, हमालों का आंदोलन है उनके लिए भाषण देंगे। कभी सामने 20-25 भी लोग रहेंगे तो भी उतने ही उत्साह से बोलेंगे। और रामचंद्र गंगारे बहुत विद्वान व्यक्ति थे, कॉमर्स के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्होंने जो किताबें लिखी थी वो कॉलेज के स्टूडेंट्स उसका उपयोग करते थे, यानी प्रोफेसर से भी ज्यादा अच्छा ज्ञान उस विषय का रखते थे। लेकिन उनकी भाषा हमेशा गांवठी रहती थी, गांव वाली भाषा रहती थी। और उस गांव वाली भाषा में वो मार्क्सवाद से लेकर कई वैचारिक बातें रखते थे। और वो 30-40 लोग सामने बैठे हो, 50 लोग बैठे हो तो भी वो बात रखते थे। ये एक प्रकार मैं सुनते आया कि जिस आदमी को बहुत डेप्थ है, बहुत नॉलेज है, लेकिन यह आदमी लोगों की आम भाषा में बात करता है, गांवठी भाषा का उपयोग करता है, शुद्ध भाषा बिल्कुल नहीं बोलता है, बोल सकता है लेकिन नहीं बोलता है, फिर भी उसके भाषण बहुत इफेक्टिव होते हैं। और दूसरा व्यक्ति देखा, जामवंतरावजी धोटे। अब रामचंद्र गंगारे जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता थी, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उनके कई चुनाव को मैं गया हूं उनके प्रचार के लिए। अब ये बात अलग है कि मैं जब जब उनके चुनाव प्रचार के लिए गया तब तब वो कभी चुन के नहीं आए। मैं जब एक बार नहीं गया तब वो चुन के आए। अब ये मजाक के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे जाने न जाने से कोई उनका चुनाव में बहुत ज़्यादा अंतर हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनके चुनाव प्रचार के लिए मैं गया। उनके प्रति मेरे मन में बहुत आदर है। वो कम्युनिस्ट होने के बावजूद विनोबा जी को बहुत गालियाँ देते थे, गांधी जी को बहुत गालियाँ देते थे, इसके बावजूद, जबकि मैं गांधी प्रेमी विनोबा प्रेमी हूँ, इसके बावजूद। दूसरे रहे जामवंतराव जी धोटे। जामवंतराव जी धोटे पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस थे। वो विदर्भ तक सीमित नहीं थे, विदर्भ वीर उनको कहा जाता था, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके भाषण में कोई भी ज्यादा सब्सटेंस नहीं होता था, वैचारिक डेप्थ नहीं होती थी, लेकिन बहुत सुंदर भाषा होती थी, साहित्यिक भाषा होती थी, पूरा ड्रामा होता था उनके भाषण में। वो तो बात आगे कहने वाला हूं मैं, यहां केवल भाषा की बात मैं कहूं। उनकी भाषा एकदम शुद्ध मराठी, साहित्यिक मराठी होती थी। ये भी 2.5-3 घंटा बोलते थे, 2 घंटा बोलते थे जामवंतराव जी धोटे। रामचंद्र गंगारी जी भी बोलते थे। जामवंतराव जी धोटे वक्ता कर बहुत ज्यादा फेमस थे। उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता था उनके भाषण का। ये भाषण उनके पूरे आंदोलन का, उनके नेतृत्व का एक ताकत था। तो एक ही जमाने में मैंने ये 2 अलग अलग ढंग के वक्ता सुने हैं जो मेरे बचपन में मैं सुनते आया हूं। मित्रों, भाषा का बहुत अच्छा उपयोग करने वाले जो लोग होते हैं उनके साथ में जनरली आम पब्लिक बड़े पैमाने पर कनेक्ट नहीं होती है। जामवंतराव धोटे उसका अपवाद था। जामवंतराव धोटे जी को सुनने के लिए अनपढ़ व्यक्ति बड़े पैमाने पर आते थे, गरीब व्यक्ति बड़े पैमाने पर आते थे, उनके साथ में कनेक्ट होते थे, उनको भगवान जैसा मानते थे, उनके चरणों पर माथा टेकते थे। ये सब मैंने देखा है। लेकिन अगर आपको साहित्यिक कर एक प्रतिष्ठा चाहिए, विद्वान कर प्रतिष्ठा चाहिए, लोगों ने आपको साहित्यिक समझना चाहिए, विद्वान समझना चाहिए, तो फिर कठिन भाषा बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जाती है। साहित्यिक भाषा, अलंकारिक भाषा उपयोग में लाई जाती है। और ये बन चुका है सिस्टम अपने देश में कि जो व्यक्ति साहित्यिक भाषा का उपयोग करता है, अलंकारिक भाषा का उपयोग करता है, उसी को विद्वान माना जाए, उसी को साहित्यिक माना जाए। और यही मान्यता है।
इसी मान्यता में मैं पला बड़ा। मेरे जो अध्यापक थे, प्राध्यापक सुरेश पांडरी पांडे, हमारे तरुण शांति सेना के प्रशिक्षक थे। आचार्य दादा धर्माधिकारी की भी भाषा बहुत समृद्ध थी, लेकिन इतनी कठिन नहीं रहती थी। लेकिन ये सुरेश जी पांडे पांडे जो है, हालांकि वे इंग्लिश के प्राध्यापक थे, लेकिन मराठी में बहुत सुंदर बोलते थे, बहुत अच्छे वक्ता है। इनकी भाषा बहुत कठिन होती थी। एक तो इंग्रजी साहित्य के वो अध्यापक है, मराठी भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। उनके मराठी शब्दों का चयन ऐसा होता था कि कई शब्दों का मतलब ही आम आदमी को समझ में ना आए, और वाक्य रचना अलंकारिक होती थी या फिर बहुत कंपाउंड सेंटेंस होता था, तो उसका मतलब समझते समझते आगे का वाक्य आ जाता था। और यही संस्कार मुझ पर हुआ था। तो शुरुआत में, जैसा मैंने कहा, यवतमाल में पहला मेरा भाषण हुआ और लोग आकर कहने लग गए कि आपने बहुत सुंदर बोले हो आप, लेकिन क्या बोले समझ में नहीं आया। तब मुझे लगा था, वाह क्या मैं बोला हूं, लोगों को समझता नहीं, इनकी समझने की क्षमता नहीं है, इसलिए इनको समझा नहीं है। ये जो तरीका है यही पूरे देश में चलता है, हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत चलता है। अपने आप को विद्वान कहलाने वाले लोग इसी ढंग से भाषा में बात करते हैं, उसके बिन उनको प्रतिष्ठा भी नहीं मिलती है। और ये सब चित्र मेरे सामने था, और मुझे डिसीजन लेना था कि मुझे विद्वान कहलाना है, साहित्यिक कहलाना है, या मुझे लोगों के हृदय में प्रवेश पाना है, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, उनको विचार प्रवण करना है। और मैंने कहा आपको कि मुझे चुनाव का अवसर मिला, चुनाव में हम चौक सभा शुरू किए, और मुझे सही माने में वक्तृत्व सीखने का, अलग वक्तृत्व सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों को पकड़ कर कैसा रखे, आसान भाषा का ही उसके लिए उपयोग करना आवश्यक है। सामान्य शब्दों का चयन कर भी अपनी बात बहुत प्रभावशाली ढंग से आप रख सकते हो। सामान्य भाषा का उपयोग कर भी आप बहुत अच्छे ढंग से लोगों को विचार प्रवण कर सकते हो। सामान्य भाषा का उपयोग कर भी, सिंपल भाषा का उपयोग कर भी आप बहुत अच्छे ढंग से इन डेप्थ वैचारिक स्तर की बात आप रख सकते हो। ये मुझे आगे के दिनों में उसका अभ्यास करना पड़ा, उस ढंग से अपने आप को डेवलप करना पड़ा, इसीलिए इतने बड़े पैमाने पर मैं लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाया। नहीं तो मैं कुछ लोगों के लिए रिजर्व रह पाता, कुछ ही लोगों तक मैं पहुंच पाता। लेकिन अगर आपको अपने आप को साहित्यिक कहलवाना है, विद्वान कहलवाना है, तो फिर इस ढंग की भाषा का आपको उपयोग करना पड़ता है। आसान भाषा, लेकिन योग्य सटीक शब्द और अपनी वैचारिक बात के लिए कंसेप्ट्स का उपयोग। अब ये जो भी कंसेप्ट्स का आप उपयोग करते हो, तो उसका प्रतिशब्द अपनी सामान्य भाषा का देने का प्रयास करना चाहिए। और कई कंसेप्ट्स ऐसी होती है कि जिसका सामान्य भाषा में केवल प्रतिशब्द देकर लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए उसका मतलब भी लोगों तक हमने पहुंचाना चाहिए। तो इस ढंग से अगर आप कर सकते हो तो भी आप बहुत अच्छे ढंग से अपना विचार लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपकी भाषा अगर आसान है, आम व्यक्ति को इजीली समझ में आती है, आप सिंपल लैंग्वेज का उपयोग करते हो, तो ज्यादा अच्छे ढंग से लोगों के साथ में आप कनेक्ट कर पाते हो, लोगों के हृदय के अंदर प्रवेश कर पाते हो। इसलिए राजकीय और सामाजिक जो भाषण होते हैं वो हमेशा सामान्य भाषा में होने चाहिए। अब मेरे कई मित्र ऐसे हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि जो भाषा बहुत कठिन है, आम लोगों के समझ में नहीं आए, ऐसे भाषा का भी उपयोग करते हैं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करते रहता हूँ, लेकिन उनका ऐसा कहना रहता है कि फिर ऐसा अगर तेरे जैसा सामान्य भाषा में हम बोलेंगे तो हमको भी लोग विद्वान नहीं समझेंगे। और ये बात तो सही होती है, उनको बुद्धिवादी विद्वान ऐसा समझा जाता है। कोई सामान्य भाषा में बात करेगा तो उसको समझा जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है।
अभी ये भाषा का प्रयोग करने वाले कुछ लोगों के मैं उदाहरण लूंगा जो भाषा के साथ में खेलते हैं, भाषा की गुलाटी लगाते हैं। ये भाषा की गुलाटी लगाना आपको याद होगा, बंदर होता है, बंदर मदारी बंदर खेल खेलता है, फिर वो बंदर गुलाटियां लगाता है। उस ढंग की भाषा का प्रयोग करने वाले कुछ लोग होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम है आचार्य रजनीश का। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य लगेगा कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उस दृष्टि से आप रजनीश का भाषण सुनिए हिंदी में, फिर आपके ध्यान में आएगा कि किस ढंग की भाषा होती है, फिर आपके ध्यान में आएगा जो गोल 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 घुमाते हैं, वो भाषा पर उनकी मास्टरी है, हिंदी भाषा बहुत सुंदर तरीके से वो बोल सकते हैं। इतना गोल गोल घुमाएंगे, गोल गोल घुमाएंगे, भाषा 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 भाषा, उसका मतलब निकालने जाएंगे तो मतलब निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रजनीश के भाषण के बारे में, खास कर हिंदी भाषणों के बारे में मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग बहुत तारीफ करते हैं रजनीश के भाषणों की, एक जमाने में मैं भी उनका बहुत अच्छा प्रशंसक था, हालांकि रजनीश हमारे अभ्यास का विषय था, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप रजनीश का 1 घंटे का, क्योंकि उनकी काफ़ी कैसेट्स 1-1 घंटे की उपलब्ध है, 1 घंटे का उनका आप भाषण सुनिए। हम पत्रकारों को आदत होती है पॉइंट्स निकालने के, किसी का भी भाषण सुनते वक्त, वैसे आप पॉइंट्स निकालिए और मुझे वही भाषण आप समझा दीजिए पॉइंट्स के आधार पर कि रजनीश जी क्या बोले। तब आपके ध्यान में आएगा कि वो भाषा में केवल घुमाते रहे हैं, आपके पास कुछ पहुंचा नहीं है। मैं केवल ये काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, मैंने रजनीश के बहुत भाषण सुने हैं। 4 माह समय निकालकर उनके आश्रम में मैंने गुजारे हैं। पर डे मैं उनके कम से कम 3 भाषण सुनता था, बाकी फिर उनके कोर्सेस वगैरह अटेंड करना वो तो अलग बात है, वहां के लोगों से बातचीत करता था। मैं केवल काल्पनिक बातें नहीं रख रहा। तो भाषा का कितना सुंदर उपयोग किया जा सकता है और भाषा का कितना गलत उपयोग किया जा सकता है, इसका आचार्य रजनीश एक बहुत सुंदर उदाहरण है। हिंदी भाषा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अगर आचार्य रजनीश समझना है तो उनकी इंग्लिश भाषण सुनिए। और ओरेगांव में, जो अमेरिका में उन्होंने एक स्थान निर्माण किया था, जहां आश्रम निर्माण किया था, उसको स्टेट भी कहा जाता है, ओरेगांव स्टेट। उस ओरेगांव में जो कुछ 3-4 सालों में उन्होंने भाषण दिए हैं, वो सब इंग्लिश में रिकॉर्डेड भाषण है। वो भाषण सुनिए तो आप आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि इंग्लिश पर उनकी इतनी कमांड नहीं थी। इंग्लिश में वो गुलाटियां नहीं मारते थे, यानी मदारी का बंदर जिस ढंग से गुलाटी मारता है उस ढंग से गुलाटियां वो नहीं मार सकते थे। सिंपल इंग्लिश रही है उनकी, इसलिए उनके पूरे के पूरे इंग्लिश भाषण जो है वो आपको क्लियर कट रजनीश क्या कह रहे हैं ये पहुंचाते हैं। हिंदी भाषण में तो गोल 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 आपको घुमाते हैं, आप तक कितनी बातें पहुंचती है कितनी बातें नहीं पहुंचती है इसके बारे में डाउट ही डाउट है। और मैं जो कह रहा हूं उसको समझना है तो आप सही में अभी भी कई उनके भाषण उपलब्ध है, उनका भाषण सुनिए, उनके पॉइंट्स निकालना शुरू कीजिए, आपके ध्यान में आएगा कि हम कैसे गोल 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 घूम रहे हैं। तो ये भाषा का इस ढंग से भी उपयोग किया जाता है। मैंने क्या कहा कि भाषा का कितना सुंदर उपयोग हो सकता है, ये भी उत्कृष्ट उदाहरण आचार्य रजनीश है, और भाषा का किस ढंग से मिसयूज हो सकता है इसका भी एक उत्कृष्ट उदाहरण आचार्य रजनीश के भाषण है। तो मित्रों, ये भाषा के बारे में हुआ। फिर विषय आता है आशय, कंटेंट, जिसमें मंडन होगा, खंडन होगा। अभी एक खंडन और मंडन, ये दोनों शब्द संस्कृत होने के कारण हिंदी में भी उपयोग में आते हैं। मंडन यानी अपनी बात हमको रखनी है। अब ये मंडन जो होना चाहिए या खंडन होना चाहिए, ये सही माने में तार्किक होना चाहिए। तार्किक बात
रखना, मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हर पॉइंट आपके ध्यान में आना चाहिए। जो भी बात आप रख रहे हो लोगों को क्लियर कट उनके समझ में आनी चाहिए। लॉजिकली एक के बाद दूसरी बात, दूसरी के बाद तीसरी बात, इस ढंग से आप उनके सामने बात रख रहे हैं, इस ढंग से आपकी बात उनके सामने रखी जानी चाहिए। इसलिए हमेशा अगर आपको भाषण देना है तो सबसे पहले आप दोनों तरीके से शुरुआत कर सकते हो, खंडन से भी शुरुआत कर सकते हो और मंडन से भी शुरुआत कर सकते हो। अब मेरे जैसे विषय जिनको हैंडल करना है, जो लोगों के मान्यता के खिलाफ होते हैं, तो कई बार मैं खंडन से शुरुआत करता हूं। लोगों की जो मान्यताएं हैं उसी को लेकर बात करना शुरू कर देता हूं और फिर अपनी बात रखते जाता हूं। तो उल्टी शुरुआत हो गई कि आपने पहले खंडन किया और बाद में मंडन करते गए हो। लेकिन अक्सर भाषण का जो तरीका होता है, जो विषय हमको लोगों के सामने रखना है, उसमें पहले मंडन करिए। आपको जो कहना है वो तार्किक ढंग से लोगों के सामने रखिए, बाद में उन बातों का खंडन कीजिए। यानी आपके बात के विरोध में जो लोग हमेशा कहते हैं या फिर लोग अपने ऑब्जेक्शंस हमेशा रेज करते हैं, या फिर जो बात आप लोगों के सामने रख रहे हो उसके खिलाफ जो हमेशा लोग बात करते हैं, उस बात को आप आगे रखिए काटने के तरीके से। यानी लोग कहते हैं कि ये बात ऐसी ऐसी है, लेकिन ये बात के सच क्यों नहीं है, इसके पीछे का तर्क आप उसको दीजिए। और ये तर्क जो है वो स्टेप बाय स्टेप देते जाइए, लॉजिकल देते जाइए। इस तरीके के आप खंडन कर सकते हो। अब ये खंडन मंडन के जरिए आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रख सकते हो। ये जो आप बातें रख रहे हो पैच की परतें जैसी होनी चाहिए। यानी पैच के ऊपर की एक परत निकल गई कि उसके बाद में दूसरा उसका हिस्सा निकलता है, तीसरा हिस्सा निकलता है, परत निकलती है, इस ढंग से होना चाहिए। यानी पहला एक आपका पॉइंट है, उसी के आधार पर दूसरा पॉइंट बिल्डअप हो रहा है, इस ढंग से आपके स्टेप्स होने चाहिए। तो लोगों को बहुत अच्छे ढंग से अपील होते हैं, एक एक स्टेप से लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अभी ये खंडन और मंडन कैसे किया जा सकता है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दूंगा। मैंने कहा कि मैं हमेशा मेरा विषय ऐसा है कि मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। अब मुझे चमत्कार के बारे में अगर बात करनी है तो मैं शुरुआत करूंगा कि हमारे भारत देश में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है उसमें चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है। यानी हमारे यहां यह मान्यता है कि हर व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं। यानी कोई ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति मार्ग का उपयोग करता है, कोई साधना का मार्ग उपयोग करता है, कोई तपस्या का मार्ग उपयोग करता है, कोई उपवास का मार्ग उपयोग में लाता है, कोई भजन कीर्तन का मार्ग उपयोग में लाता है। किसी भी मार्ग से अगर आप ईश्वर प्राप्ति का प्रयास कर रहे हो और आपको ईश्वर प्राप्ति हो रही हो तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उस व्यक्ति में चमत्कार करने का सामर्थ्य आता है। वो कोई भी चाहे वो चमत्कार कर सकता है। आसमान में हाथ घुमा सकता है और हाथ घुमाकर कभी सोने की अंगूठी निर्माण कर सकता है, सोने के हार निर्माण कर सकता है, गुलाब का फूल निर्माण कर सकता है, खड़ी शक्कर निर्माण कर सकता है। केवल सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं होता है तो उसको अपने आप भूत भविष्य वर्तमान पता चलता है। हर व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान अपने आप पता चलता है। इसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उसको दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती है। फिर तीसरी बात, जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है उस व्यक्ति में दूसरे के रोग ठीक करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। वो अगर सामने के व्यक्ति को आशीर्वाद दे, उसके शरीर पर से हाथ फेरे तो उसके रोग भी ठीक कर सकता है। ये तीन शक्तियां सिद्धि के द्वारा प्राप्त होती है, ऐसी भारतीय परंपरा में मान्यता है। और हर व्यक्ति को यह प्राप्त हो सकती है जो ईश्वर को प्राप्त कर रहा है और जिसको ईश्वर प्राप्त हो रहा है।
इसीलिए हमको गांव गांव में बाबा लोग मिलते हैं जिनमें इस ढंग की चमत्कार करने की क्षमता है, ऐसा हम मानते हैं। सत्य साई बाबा जैसा बाबा हवा में हाथ घुमाता है, कभी अंगूठी निर्माण करता है, कभी भभूति निर्माण करता है। गुलाब जैसा बाबा है जो हवा में हाथ घुमाता है, कभी गुलाब का फूल निर्माण करता है, कभी खड़ी शक्कर निर्माण करता है। और जब उसके गाड़ी का डीजल खत्म हो जाए तो वो कभी पेट्रोल पंप पर नहीं जाता है, तो किसी को कहता है कि जा रे एक बादली पानी लेकर आ, और उस बादली में उंगली डालता है, और जैसे ही उंगली डालता है वो पानी का रूपांतरण डीजल में हो जाता है और उसकी गाड़ी चलने लगती है। ये हमारे देश में मान्यता है, लोग मानते हैं क्योंकि इन लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अब मेरा सीधा सवाल है कि हमारा देश इतने सिद्धि प्राप्त बाबा गांव गांव है, हर तहसील में आपको 10-20 ऐसे बाबा मिल जाएंगे जिनको सिद्धि प्राप्त है। इतनी बड़ी पैमाने पर सिद्धि प्राप्त बाबा अगर हमारे देश में है तो हमारा देश इतना गरीब देश क्यों? सत्य साई बाबा जैसे बाबा के कई लोग भक्त थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी भी उनके भक्त थे, राष्ट्रपति अब्दुल जी कलाम उनके भक्त थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी जी उनका माथा टेकने के लिए गए थे, शंकरराव चौहान जो हम कई बार गृह मंत्री रह चुके, सुरक्षा मंत्री रह चुके, वो भी सत्य साई बाबा के भक्त थे। तो जो सत्य साई बाबा हवा में हाथ घुमाकर भभूति निकालते हैं, सोने की अंगूठियां निकालते हैं, इनको देते हैं, जो शंकरराव चौहान से लेकर नरसिंह राव तक अपने उंगलियों में डालकर रखते हैं, तो इन्होंने कभी क्यों कोई एक आधा मिग एरोप्लेन तैयार नहीं किया? हवा में हाथ घुमाया, मिग एरोप्लेन, बालों में हाथ डाला, एकदम से बोफोर्स की तोप। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सोने के हार और सोने की अंगूठियां निकालते हैं तो इतना सोना क्यों नहीं पैदा करते कि हम पूरे दुनिया में बेचे और अमीर बन जाए? ये गुलाब बाबा अगर पानी में उंगली डालकर डीजल बनाता है तो कुएं क्यों नहीं डीजल के बनाए? गांव गांव के कुओं में उंगलियां डाले, वो डीजल के बने, पूरे दुनिया को बेचेंगे। भारत से डीजल लाना बंद कर देंगे, भारत के बाहर से। ये क्यों नहीं होता है? ये इसलिए नहीं होता है कि ये अंगूठियां हाथ में छुपाई जा सकती है, भभूति हाथ में छुपाई जा सकती है, ये गुलाब का फूल हाथ में छुपाया जा सकता है। जो चीजें शरीर पर छुपाई जा सकती है, हाथ में छुपाई जा सकती है, स्लाइट ऑफ हैंड से, हैंड्रिक से निर्माण की जा सकती है, वही चीजें ये लोग निर्माण करते हैं। बोफोर्स की तोप शरीर पर छुपाई नहीं जा सकती, बालों के टोपों में मिग एरोप्लेन छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए ये चीजें ये लोग कभी निर्माण नहीं कर सकते हैं। कोई सिद्धि नाम की चीज किसी को प्राप्त नहीं होती है। अगर केवल हाथ घुमाने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती है तो हमको इतने बड़े मेडिकल कॉलेजेस और सब निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब हमारे एवरेज आदमी का एवरेज लाइफ था केवल 29 ईयर्स, और आज हमारे एवरेज व्यक्ति का, भारत के नागरिक का लाइफ है 69 ईयर्स, जबकि हमारा देश गरीब है। सही माने में आरोग्य की जो यंत्रणाएं हैं वो गांव गांव तक नहीं पहुंची है, इसके बावजूद हमारा लाइफ इतना बड़ा है। इसमें मेडिकल साइंस का हाथ है, इसमें किसी बाबा का सामर्थ्य हाथ में नहीं है। बाबा तो पहले से हमारे देश में थे, ये भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। अरे भाई, एक भी बाबा को अगर भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता होती तो हमारे देश में एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता था। हम सीधा इन बाबाओं को पुलिस के साथ में जोड़ देते, ये पहले ही बता देते कि यहां मुंबई में टेररिस्ट अटैक होने वाला है, उसको हम रोक देते। एक भी टेररिस्ट अटैक हमारे देश में नहीं होता। सीधी बात है, अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, हालांकि डॉलर्स में खर्च किए। 5 साल तक 500 लोगों की टीम काम करती रही उसका पता ढूंढने के लिए। अगर एक भी व्यक्ति में भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता होती, उसमें सही माने में दिव्य शक्ति होती,
तो उस बाबा ने अगर केवल यह एड्रेस अमेरिका को दिया होता तो भी हजारों करोड़ डॉलर्स उस बाबा को देने के लिए कभी भी वो तैयार थे। एक भी व्यक्ति में इस ढंग की क्षमता नहीं होती है। इसलिए सिद्धि नाम की जो चीज है कि जिसके कारण व्यक्ति में चमत्कार करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, इतना ही नहीं तो इस ढंग से अगर सिद्धि प्राप्त हुई तो बीमारियां ठीक करने का सामर्थ्य होता है। सिद्धि प्राप्त हुई तो भूत भविष्य वर्तमान जानने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसका कोई भी प्रमाण आज तक प्राप्त हुआ नहीं है। और मित्रों, इसीलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 25 लाख रुपए का यह प्राइज है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस ढंग से ये बात सिद्ध कर बताए हमारे सामने, हमने जांचने के बाद कोई चमत्कार कर बताए, या फिर किसी का भूत भविष्य वर्तमान ठीक ढंग से बताए, या फिर बीमारियां केवल हाथ घुमाने से ठीक होती है ये सिद्ध कर बताए, तो उसको 25 लाख रुपए का प्राइज है, जो आज तक कोई ले नहीं पाया है गए 37 सालों में। बार बार आह्वान देते हैं लेकिन कोई ले नहीं पाया है। अब मित्रों, ये मंडन किया शुरुआत में कि सिद्धि क्या होती है। हालांकि ये ऊपरी तौर पर आपको मंडन दिख रहा है, लेकिन ये मेरा खंडन है, क्योंकि मैं इसी को मानता ही नहीं हूं। मेरे को इसके विरोध की बात रखनी है और इस बात को काट काट कर बाद में उसका मंडन में रूपांतरण करते हैं। यानी ये जो आपको ऊपरी तौर पर दिख रहा है मंडन, वो मेरा खंडन होता है, और जो मैं खंडन करता हूं वो मेरा मंडन होता है। इस ढंग से ये पहले खंडन रखा जा सकता है, मंडन रखा जा सकता है, और लॉजिकली इस ढंग से इस बात को रखना संभव होता है। तो कोई भी उदाहरण उसके साथ में जोड़ने चाहिए। अभी मैंने आपको शॉर्ट में ये बात कहनी थी, इसलिए उदाहरण कम जोड़े। मैं फिर इसमें गुलाब बाबा के किस्से जोड़ सकता हूँ, उसके कुछ उदाहरण जोड़ सकता हूँ। सत्य साई बाबा को कैसे एक्सपोज किया है, वो कैसे यानी किस ढंग से लोगों की ठगी करते थे, कैसे हार सोने के यानी सोने की चेन्स कैसे निकालते थे, ये सब बातें उसमें रखी जा सकती हैं। तो आपको ये घटना का उपयोग कर कर, कथा का उपयोग कर कर, कोटेशन का उपयोग कर कर भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने रख सकते हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।